नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का परमाणु बम बनाने वाला एक भारतीय था। वो भारतीय जो विदेश में जाकर पढ़ाई करता है और अपनी पढ़ाई के दौरान परमाणु बम बनाने में उपयोग में आने वाली जरूरी सामग्री और जरूरी दस्तावेज को चुराता है और बाद में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो ये पाकिस्तान चला जाता है और परमाणु बम बनाने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस समय पाकिस्तान जैसे छोटे से देश को परमाणु बम बनाने की कहाँ जरूरत थी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आज भी हम भारतीयों के सामने घूमता है कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री की गलती की वजह से आज पाकिस्तान के पास में परमाणु बम है। शायद उन्होंने वो गलती ना की होती तो आज पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होता। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि आखिरकार पाकिस्तान को परमाणु बम क्यों बनाना था और वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस गलती को किया। देखिए, ब्रिटिशर जर्नलिस्ट हुआ करते थे एक, जिनका नाम है पैट्रिक केटली। इन्होंने एक बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में इनसे पूछा कि आपको परमाणु बम क्यों बनाना है। तो इन्होंने कहा कि अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हमारे पास में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आने वाले टाइम में पाकिस्तान का आर्थिक विकास ना हो चलेगा, पाकिस्तान को खाने का कुछ नहीं मिले चलेगा, हमें घास की रोटियां या पत्तियां खानी पड़े चलेगा, पर हम परमाणु बम जरूर से बनाएंगे। क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो और भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक करे, जिसके बाद वो अनाउंस करे कि एक बार फिर से पाकिस्तान भारत का हिस्सा बनने जा रहा है और वो हमें कतई स्वीकार नहीं होगा। इसके लिए हमें परमाणु बम बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जनता ये कभी भी नहीं सुन सकती हैं कि आने वाले टाइम में दिल्ली के रेडियो से ये सुनाया जाए कि भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन चुका है और ये हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए हमें परमाणु बम बनाना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भारत परमाणु बम क्यों बनाना चाहता था। उसके पीछे का रीजन था चाइना। जैसे भारत का बड़ा दुश्मन चाइना है, वैसे ही पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन भारत है। अब देखिए, चाइना ने 16 अक्टूबर 1964 को परमाणु परीक्षण किया और जैसे ही चाइना ने परमाणु परीक्षण किया भारत के लिए चिंता का सबब था। पर 8 दिन बाद एक आवाज आती है इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपना एक इंटरव्यू दिया। इन्होंने बोला कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया है तो भारत भी कर सकता है। और मैं भारत सरकार को ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर सरकार परमिशन दे तो हम आने वाले 18 महीने के अंदर ही भारत के लिए परमाणु बम बना देंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने एग्जैक्टली डेटा बता दिया, एक महीने बता दिए कि आने वाले 18 महीने के अंदर हम परमाणु बम बना देंगे। और एक बहुत ही दुखद खबर आती है, जैसे इन्होंने अनाउंस किया उसके तकरीबन 3 महीने बाद एक प्लेन क्रैश होता है जिसके अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, ये प्लेन क्रैश हुआ था या करवाया गया था। जैसे आज भी हमें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का कारण पता नहीं चला है, वैसे ही होमी जहांगीर भाभा भी हमसे छीन लिए गए थे। ये वही दौर था 1966 का जब हमसे होमी जहांगीर भाभा छीने गए और तभी हमसे लाल बहादुर शास्त्री जी भी छीन लिए गए। तो इनकी मौत का रहस्य क्या आप सोचते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने एक अपना बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है वो खो दिया था। और अब पाकिस्तान को लगने लगा था कि अगर परमाणु आ गया तो फिर तो हो सकता है आने वाले टाइम में भारत अगर पाकिस्तान को अपने में ना भी मिलाए तो भी पाकिस्तान के वो टुकड़े कर सकता है। इसके लिए अब हमें जल्द से जल्द परमाणु बनाना पड़ेगा। इसके लिए 1965 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और विदेश मंत्री भुट्टो ने चीन के पीएम जोऊ एनलाई से बात करी और उनसे कहा कि हमारे न्यूक्लियर वेपन को बनाने में हमारी मदद कर दीजिए।
हालांकि उस समय इन्होंने सहयोग नहीं किया, मना कर दिया, पर बाद में चीन के पीएम का मन पसीज गया और उन्होंने मदद करी। और मदद भी कैसी करी, ये है परमाणु। और परमाणु का जो सामने लगता है ना डेटोनेटर, यानी कि परमाणु में उपयोग होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट सामग्री डेटोनेटर, वो चाइना ने उपयोग करवाई थी, चाइना ने दी थी पाकिस्तान को। ये सिर्फ कहने मात्र है कि इन्होंने सहयोग नहीं किया, बल्कि पूरा सहयोग किया था चाइना ने पाकिस्तान का। तब पाकिस्तान ने कहीं जाकर परमाणु बम बनाया था। आगे देखिए, भुट्टो अपनी किताब द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक तरक्की हो ना हो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हमारे लिए सबसे अहम है तो वो है हमारी सुरक्षा। इसलिए हमारे प्लान में होना चाहिए कि हम आने वाले टाइम में किसी भी हालत में परमाणु बम बना लें। और अब इस परमाणु बम बनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन सब ने 1972 के जनवरी महीने में एक मीटिंग बुलाई पाकिस्तान के पंजाब के अंदर। और पंजाब के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनका घर था द व्हाइट हाउस। देखो भाई, अमेरिका का व्हाइट हाउस अलग है, ये है द व्हाइट हाउस। और द व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग आयोजित की जा रही थी जिसमें भारत के माफ कीजिएगा, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स और इसके साथ ही पाकिस्तान के बड़े बड़े वैज्ञानिक मौजूद थे। और इन सब की मीटिंग में केवल एक शब्द गूंज रहा था और वो था बम, यानी कि हमें चाहिए परमाणु बम, चाहे उसके लिए कितना भी खर्चा आ जाए, कुछ भी हमें जोर लगाना पड़े, जिस किसी चीज की जरूरत हो हम सब कुछ करेंगे, पर चाहिए परमाणु बम। अब इधर तो प्लानिंग चल ही रही थी कि इधर भारत ने क्या कर लिया, 18 मई 1974 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा चलाया, जिसके चलते भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया। हालांकि ये उतना सफल ना हो सका, पर फिर भी भारत ने परमाणु परीक्षण जैसे ही किया, पाकिस्तान की तो दुनिया ही हिल गई। पाकिस्तान के साथ साथ चीन, अमेरिका, कनाडा समेत ये सब सोच में पड़ गए कि आखिरकार भारत ने कैसे परमाणु परीक्षण कर लिया। और इसके साथ ही अब पाकिस्तान बुरी तरीके से घबराने लगा और पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा दिया। बोला अब तो पाकिस्तान का विकास जाए भाड़ में, मुझे कुछ भी हालत में चाहिए परमाणु परमाणु परमाणु। और इसके लिए ये अब पूरी तरीके से और भी ज़्यादा काम करने लगे थे। तभी एंट्री होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला था, जिसका नाम है अब्दुल कादिर खान। ये उस समय नीदरलैंड में बैठा हुआ था और भारत पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम पर अपनी पूरी नज़र गड़ाए बैठा था। इसको पता चला कि पाकिस्तान ने तो भारत ने तो परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है, पर पाकिस्तान ने अभी भी कुछ नहीं किया है। इसलिए पाकिस्तान के यहाँ इसने अपना एक खत भेजा, भुट्टो के लिए अपना एक लेटर इसने भेजा और उसमें कहा कि मैं पाक के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ना चाहता हूँ और मैं सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हूँ और मुझे आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल कर लीजिए। हालांकि पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने इसके खत को नज़रअंदाज कर दिया। उसने कई टाइम तक फिर इंतज़ार किया कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके चलते उसने एक बार फिर से 17 सितंबर 1975 को पाकिस्तान के लीडर्स को यानी कि खान को एक बार फिर से पत्र भेजा। और इस बार पत्र जो है उसने पाकिस्तान के राजदूत के जरिए भिजवाया था। और जैसे ही ये पत्र पाकिस्तान के राजदूत के जरिए पहुंचा तो पाकिस्तान के लीडर्स की इसके ऊपर नज़र गई और उन्होंने उसकी छानबीन करवाई कि कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा था। जब पता चला तो ये रियल में भी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट निकला, तो फिर पाकिस्तान ने इसको पाकिस्तान में आने के लिए आमंत्रित किया। ये वह व्यक्ति है जिसका जन्म भोपाल के अंदर हुआ था, भोपाल के हेड मास्टर का ये बेटा था और फिर पाकिस्तान के लिए क्या करता है, न्यूक्लियर बम बनाता है। बंटवारे के दौरान ये पाकिस्तान चला जाता है। अब आगे हम परमाणु की स्टोरी पर जाएं, उससे पहले मैं इसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। जब ये 17 साल का था तो इसने साइंस कॉलेज से पढ़ाई करी, BSc कंप्लीट किया। उसके बाद 3 साल तक कराची नगर निगम में काम किया और काम करने के बाद में ये बर्लिन की टैक्सनिस यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया।
वहाँ पे उसने पढ़ाई करी। फिर 1972 में बेल्जियम चला गया, वहाँ पे लगातार अपनी पढ़ाई करता रहा और फिर 1972 में गया जहाँ पे फिजिक्स डायनोमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि FDO में काम करने लगा। ये वो कंपनी थी जहां के अंदर यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज तैयार करने का काम करते हैं। यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? जो परमाणु बम बनता है ना, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर कोई एक बल्ब है तो उसके लिए क्या है? बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर लगने वाले तार बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी प्रकार जैसे हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं, डेटोनेटर का उपयोग करते हैं, वैसे ही हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट था सेंट्रीफ्यूज। तो इसकी कंपनी में वो काम करने लगा और वहीं से काम करते करते इसने क्या किया? वहाँ से ब्लूप्रिंट को चुरा लिया, जरूरी डॉक्यूमेंट को चुरा लिया और इसके पुर्जे को चुरा लिया। साथ ही रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाले यूरोपीय सप्लाई की लिस्ट भी तैयार करी और अब आखिरकार ये पाकिस्तान के लिए नीदरलैंड से अपनी उड़ान भर रहा था। और जब ये प्लेन में बैठ चुका था तो वहाँ की डच एजेंसी को शक हुआ, उनकी निगरानी और की जांच से पता चला कि इसने ब्लूप्रिंट को चुरा लिया है, पूरी टेक्निक को चुरा लिया है और अब ये पाकिस्तान जा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। और अपने साथ ही ये क्या लेके आया था? ब्लूप्रिंट्स, डॉक्यूमेंट और सप्लाईज की लिस्ट लेके आया था। पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि PAEC के साथ काम किया था इसने। ठीक है, अब यहाँ पे काम करने लगा। 1976 में भुट्टो की मंजूरी पर खान ने इस्लामाबाद के 50 किलोमीटर दूर कहूटा में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि ERL शुरू किया, जिसका मई 1981 में नाम बदलकर खान रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि KRL रख दिया गया। और अब यहाँ से शुरू हुई पाकिस्तान के परमाणु बनाने की कहानी। अब जरा देखिए, भारत के जासूस जो थे उनको शक हो रहा था कि भारत ने परमाणु बम बना लिया तो पाकिस्तान तो कुछ न कुछ कर ही रहा होगा। इसके लिए यहाँ के हमारे देश के जो जासूस थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। यानी कि हमारी जो रॉ एजेंसी थी वो पाकिस्तान में फैल चुकी थी और पाकिस्तान में लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भारत, इजराइल, यूरोपीय देश समेत पूरी दुनिया की नज़र थी। ऐसे में खान रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि KRL काफ़ी सीक्रेट रखा गया था। और बाद में जब हमारे यहाँ के जो रॉ एजेंट्स थे उनको पता चला, कहाँ से? रावलपिंडी के एक सैलून के डस्टबिन से उन्होंने कुछ बाल लिए थे और ये बाल किसके थे? KRL में काम करने वाले साइंटिस्ट के बाल थे। और उसी बाल से पता चला कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। अब कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने जांच करी उन बालों की। उन बालों की जब जांच करी तो रेडिएशन निकला उन बालों से, जिसके बाद खुफिया एजेंसी रॉ को कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान KRL में, खान रिसर्च लेबोरेटरी में परमाणु बम बना रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम ब्लूप्रिंट लेके आएंगे किसी भी हालत में। भारत की रॉ एजेंट के द्वारा क्या किया गया? ब्लूप्रिंट निकाला गया, पर उस ब्लूप्रिंट को निकालने के लिए उस समय 10,000 रुपये की जरूरत थी। और ये 10,000 रुपये उन्होंने मोरारजी देसाई से मांगे कि हमें 10,000 रुपये की जरूरत है, आप हमें ये पैसे दे दीजिए। पर उस समय देश के PM मोरारजी देसाई ने कहा कि इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें नहीं दे सकता और उन्होंने साफ मना कर दिया। ये मोरारजी देसाई की एक छोटी गलती थी। मैंने बोला ये छोटी गलती थी क्योंकि इससे भी आगे इन्होंने एक और बड़ी गलती करी है। अब इन्होंने रॉ को तो इतनी बड़ी रकम देने से मना कर दिया और आगे इन्होंने दूसरी गलती क्या करी? दूसरी गलती इन्होंने ये करी थी कि मोरारजी देसाई अक्सर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक से बात करते थे और बातों बातों में एक बार उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा है उसके बारे में हमें पता है। और जैसे ही ये पाकिस्तान को पता चला तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान के अंदर जितने भी रॉ के एजेंट या रॉ के जो प्रमुख सदस्य फैले हुए थे, एक एक को ढूंढ ढूंढ के उन्होंने क्या कर दिया? सबको मार डाला। आप सोचिए, भारत के सारे रॉ के व्यक्ति मारे गए एक मोरारजी देसाई की गलती की वजह से, जो कि इन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ में फ़ोन से बात करी और इतनी सारी डिटेल दी। आप बताइए कि किसी देश को इतनी बड़ी बात बोलने की इनको ज़रूरत थी या नहीं? आप ज़रूर से लिखिएगा। आगे देखिए, मोरारजी देसाई की इस हरकत से इजराइल ने बहुत बड़ी गलती माना, क्योंकि ब्लूप्रिंट मिलते ही KRL पर बमबारी कर सकता था।
यानी कि उस समय भी इजराइल हमारा साथ दे रहा था। इजराइल ने बोला कि अगर ब्लूप्रिंट मिल जाता तो भारत और इजराइल मिलके पाकिस्तान के ऊपर बमबारी कर देता, जिससे पाकिस्तान के परमाणु बम वहीं के वहीं विध्वंस हो जाते, वो बनते नहीं। हालांकि एक बार फिर से भारत ने कोशिश करी इंदिरा गांधी के टाइम में कि हम बमबारी करते हैं, पर उस समय अमेरिका की एजेंसी CIA की भारत पर पूरी तरीके से नज़र थी, जिसके चलते भारत फिर इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सका। और उसके बाद क्या हुआ, भारत ने जैसे ही परमाणु परीक्षण किया, उसके जस्ट 15 दिन बाद पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया। हालांकि 1980 के दशक के शुरुआत में पाकिस्तान ने चीन से न्यूक्लियर वेपन का ब्लूप्रिंट लिया, यूरेनियम विस्फोट डिजाइन का इस्तेमाल किया और 1966 में चीन इसका टेस्ट में इस्तेमाल कर चुका था और वही वाली सेम टेक्निक इस बार पाकिस्तान अपना रहा है। अब आप देखिए 1990 की अमेरिका इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कम से कम परमाणु बम तो बना लिया था 1990 के दशक के दौरान ही, पर इसने परमाणु बम का परीक्षण नहीं किया और ये रिपोर्ट सिर्फ वेट कर रहा था भारत का। और जैसे ही भारत ने 11 से 13 मई के बीच में 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, बस फिर क्या था, पाकिस्तान कहाँ पीछे रहने वाला था। पाकिस्तान ने जस्ट 15 दिन बाद ही 28 से 30 मई के बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान के राजकोह के रेंज में खारन रेगिस्तान में 5 परमाणु परीक्षण किया और इसके साथ ही वो दुनिया का पहला इस्लामिक देश बना जिसके पास में परमाणु बम है। आज भी पूरी दुनिया का एकमात्र इस्लामिक देश है पाकिस्तान, जिसके पास में परमाणु बम है। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ दी कि एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी इसने परमाणु बम बना दिया। उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर हीरो दुनिया के लिए ही एक बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि अब तक AQ खान यानी कि अब्दुल कादिर को लगने लगा था जब मैं पाकिस्तान जैसे टुच्चे से देश के लिए न्यूक्लियर बना सकता हूं तो आने वाले टाइम में मैं और ज़्यादा न्यूक्लियर बनाऊंगा दूसरे देशों के लिए, तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, इसके माइंड में सारी बातें आने लगी। और ये पाकिस्तान का परमाणु का काम तो एक तरफ कर ही रहा था, इसके साथ साथ वो दुबई, मलेशिया और अन्य देशों में क्या कर रहा था, फेक कंपनियां ये शुरू कर चुका था। और इन्हीं कंपनियों के जरिए वो क्या करता था, सेंट्रीफ्यूज डिजाइन, कंपोनेंट और एक्सपर्टीज को ब्लैक मार्केट में बेचा करता था, जिससे उस समय में इसने अरबों रुपए कमा लिए थे। और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि सामने तो कोई फेक कंपनी चला रखी है और उसके बैक में परमाणु बम बनाने वाली सामग्री को क्या कर रहा है, दूसरे देशों में भेज रहा है। जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, लिबिया जैसे देश इसके कस्टमर थे। 13 बार उत्तर कोरिया का ये दौरा भी कर चुका था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सौदा इसने कर लिया था। नंताज में बना ईरान का सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम काफी हद तक AQ खान के दिए गए डिजाइन और कंपोनेंट्स पर आधारित है, यानी कि इसने कई सारे देशों में अपना न्यूक्लियर बनाने वाली टेक्निक और जो जरूरी सामग्री थी वो भी बेचना शुरू कर दिया, जिससे अरबों रुपए कमा लिया है। उसके बाद 2012 में पाकिस्तानी अखबार जंग को दिए गए इंटरव्यू में खान ने दावा किया था कि उस वक्त की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने मुझे बुलाया और कहा कि इन 2 देशों के लिए तो आपको मदद करनी ही पड़ेगी, इसलिए मैंने मदद करी थी। उसके बाद 1980 के दशक ने खान पर CIA के मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी की नजर रहने लगी। पश्चिमी देशों की एजेंसियों की बेहद खतरनाक लोगों की लिस्ट में खान का नाम शुमार होने लगा। इसके साथ ही अमेरिका की CIA के पूर्व डायरेक्टर जॉर्ज टेनेंट के द्वारा कहा गया कि ओसामा बिन लादेन के जितना ही खतरनाक है ये व्यक्ति, है ना, इसके लिए इतनी बड़ी बात बोल दी गई। लादेन आतंकी संगठन अल कायदा का सरगना 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था और वैसा ही मास्टरमाइंड इसको बताया जा रहा है। अब ये जो पाकिस्तान का हीरो बना था परमाणु परीक्षण करवा के, अब इसकी जिंदगी आ गई थी खतरे में, क्योंकि दूसरे देशों तक को ये परमाणु प्रोग्राम के बारे में बता चुका था और उसकी लिस्ट भी सौंप चुका था। अपने ही देश में नजरबंद खान की कोरोना में मौत हो गई। सितंबर 2003 में दुबई की BBC चाइना का नाम का एक जहाज निकला जो स्वेज नहर के रास्ते लिबिया जाने वाले रास्ते में CIA के एजेंट जहाज पर चढ़े और तलाशी लेने लगे और इस तलाशी में हजारों सेंट्रीफ्यूज मिले जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और ये कहाँ जा रहे थे, ये जहाज पूरा का पूरा लिबिया जा रहा था
और अगर ये जहाज लिबिया पहुंच जाता तो इसको फिर नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि वो भी वेपन्स बना लेता। अब एजेंसियों के इसके सरगना की तलाश थी। कुछ दिन बाद CIA और MI6 के एजेंट को न्यूक्लियर वेपन के डिजाइन और ब्लूप्रिंट मिले, जो AQ खान के सप्लाई किए हुए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से बात करी और उन पर दबाव डाला, तो फरवरी 2004 के पाकिस्तान के हीरो AQ खान ने नेशनल टेलीविजन पर माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी मर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी के ब्लूप्रिंट और एक्सपर्टीज ईरान और लिबिया के उत्तर कोरिया में पहुंचाए थे। फरवरी 2005 के टाइम में मैगजीन के AQ खान की कवर स्टोरी लगाते हुए द मर्चेंट यानी कि खतरों का सौदागर इसे बताया गया और बाद में इसको नज़र कैद कर दिया गया। और अभी हाल ही में जब कोरोना आया तो 10 अक्टूबर 2021 को कोविड में फेफड़े सड़ने की वजह से भाई साहब की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या फ़र्क है। तो इन दोनों ही देश की न्यूक्लियर पॉलिसी में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि भारत के पास में न्यूक्लियर वेपन होने के बाद भी भारत कभी भी किसी भी देश को लेकर ये धमकी नहीं भरता है कि हमारे पास में न्यूक्लियर है। दूसरा, भारत की जो पॉलिसी है वो बोलती है कि नो फर्स्ट यूज़, यानी कि अगर सामने वाले देश के पास में न्यूक्लियर हैं, हमारे पास में भी न्यूक्लियर हैं, पर फिर भी हम कभी भी पहले उपयोग नहीं करेंगे। अगर कोई देश उपयोग करता है तो हम रिटर्न जवाब में ज़रूर उसका उपयोग करेंगे। तीसरा, भारत की पॉलिसी बोलती है कि अगर सामने वाले देश के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो हम कभी भी उसके ऊपर न्यूक्लियर का अटैक नहीं करेंगे। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन के अलावा और कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बात पे अगर भारत पाकिस्तान में छोटी सी तंगी भी चल रही हो, छोटी सी बात भी चल रही हो, तो वो एक ही धमकी भरता है, हमारे पास में न्यूक्लियर हैं, और बार बार वो क्या करता है, धमकी देता है। इसके साथ ही पाकिस्तान अपने जितने भी न्यूक्लियर हैं उन सबको हाई अलर्ट पे रखता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जबकि भारत ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करें तो दुनिया के ऐसे 9 देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन से सबसे ज़्यादा रूस और अमेरिका के पास में है, फिर चीन के पास, फिर फ्रांस के पास, फिर ब्रिटेन, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर इजराइल और फिर नॉर्थ कोरिया। ये सिप्री की रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग 9 ऐसे देश हैं जिनके पास में परमाणु हथियार मौजूद है। अब दूसरा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने की जरूरत है? तो मैं इसका जवाब आपसे मांगना चाहूँगी, क्या इसको ज़रूरत है कंट्रोल करने की? क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान के 4-5 दिन के युद्ध में वो 25 बार धमकी दे चुका था कि हमारे पास में परमाणु बम है। तो इसके बारे में आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।